नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर अयोध्या पहुंचे, किया दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री का अयोध्या में भव्य रोड शो, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने यूपी के इटावा और धौरहरा में की जनसभा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने के लिए सपा कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं परिवारवादी। सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में। तेलंगाना के आदिलाबाद और निजामाबाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तो राजनाथ सिंह ने कडप्पा में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पश्चिम बंगाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीरभूम, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में किया प्रचार। आप नेता सुनीता केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली में किया रोड शो। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान को लेकर घेरी समाजवादी पार्टी। यूपी के मैनपुरी में कई सपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा कार्यकर्ताओं के व्यवहार को बताया अति निंदनीय। 24 की चुनौती के लिए तीसरे चरण के लिए थम गया प्रचार। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। हेमंत गडकरी पर महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार का विवादित बयान। भाजपा और शिवसेना ने की निंदा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने स्टंटबाजी बताया। देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने गंगीय पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और आंधी की जताई संभावना। और आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर में उन्होंने रामलला के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की आरती करने के बाद साष्टांग प्रणाम भी किया। और वहीं राम मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा रोड शो में वो शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर मेन गेट से रामपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक तक गए। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। जगह जगह पर उनके ऊपर फूलों की बरसात की गई। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। और वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमने के बाद अब चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता बाकी बचे 4 चरणों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इटावा और धौरहरा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इटावा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने सपा कांग्रेस के परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति पर हमला किया। उन्होंने कहा कि साल 2014 में एक चाय वाले के बेटे ने परिवारवादियों द्वारा स्थापित कुप्रथा को तोड़ दिया था। इससे पहले सिर्फ परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन साल 2014 में एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बना। यही वजह रही कि उनकी सरकार ने गरीबों की असुविधा, उनके दुख को समझा और वंचितों के लिए विरासत रचने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता बीते लोकसभा चुनाव के दौरान मंदिर मंदिर जा रहे थे, लेकिन जब 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बना तो कांग्रेस ने निमंत्रण भी ठुकरा दिया।
सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था। लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। और वहीं प्रभु श्री राम के बाद प्रधानमंत्री ने लीलाधारी श्री कृष्ण पर भी कांग्रेस सपा के दोहरे मापदंड का हमला किया। उन्होंने कहा कि जब समुद्र के नीचे डूबी हुई द्वारिका में भगवान कृष्ण को मोरपंख अर्पित कर पूजा की, तो इसका भी विपक्षी दल मजाक बना रहे हैं। इनको तो इतनी नफरत है। अभी मैं द्वारिका जी गया था गुजरात में, और आपको मालूम है, पुरातत्वविद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका है वो समुद्र के नीचे डूबी हुई है। अब एक कांग्रेस के शहजादे को बड़ी परेशानी है कि कृष्ण क्यों पूजा करने के लिए नीचे गए क्यों। अब मैं ये यहां के सपा वालों को पूछना चाहता हूं, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो, और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे, और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे। अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? उनको पूजा भी नौटंकी लग रही है। मोदी को गाली देते देते ये लोग भगवान कृष्ण की पूजा तक का अपमान करने लगे हैं, और ये यदुवंशी उनकी आरती उतार रहे हैं। आपको शहजादे की आरती उतारनी है तो उतारो, मोदी तो श्री कृष्ण की आरती उतारेगा उतारेगा उतारेगा। और वहीं धौरहरा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले दावा करते हैं कि वे सत्ता में आए तो अनुच्छेद 370 वापस लागू करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने पूछा कि विपक्ष वाले ये भी बता दें कि क्या वे सत्ता में आए तो राम मंदिर को अस्पताल में बदलवा देंगे। वो कह रहे हैं ये मोदी जो मुफ्त राशन दे रहा है, गरीबों का घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी की गारंटी है ये मुफ्त राशन योजना चालू रहेगी, ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हम इस योजना को भी खत्म कर देंगे। मोदी जो गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चलाता है, ये कहते ये भी खत्म कर देंगे। मोदी जो वंदे भारत ट्रेन चालू किया है, बोले वो भी बंद कर देंगे। मैं गोला गोकर्णनाथ की पवित्र भूमि और छोटी काशी की इस धरती से सवाल उठा रहा हूं, सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? क्या काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, क्या उस ऊपर भी बुलडोजर चला दोगे क्या? साथियों, बीते 10 वर्ष जो विकास कार्य हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मोदी इतना बड़े सपने लेके चलता है, इसलिए अब तक जो हुआ है ना, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो,
लेकिन मोदी के लिए तो ट्रेलर है, ट्रेलर। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव पूरे देश में हर एक गरीब को पक्का घर, शौचालय और नल से जल का फायदा पहुंचाया है, जबकि विपक्षी सपा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब मुस्लिम समाज भी ये धोखेबाज राजनीति से, इन सब वोट बैंक के ठेकेदारों से छिटक रहा है और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग खुल करके नए खेल खेलने लगे हैं। खुलेआम तुष्टीकरण करने के लिए निकले पड़े हैं। इन्होंने अपना घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप वाला घोषणा पत्र बना डाला है। साथियों, तुष्टीकरण की इसी कोशिश में ये लोग एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने, इतना ही नहीं, खुद नेहरू जी ने 75 साल पहले जब संविधान बन रहा था तो साफ साफ कहा था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर अड़े हुए हैं। वे देश को फिर एक बार तोड़ने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, इसका उनको पता नहीं है। और वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमने के बाद अब चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता बाकी बचे 4 चरणों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे के साथ उतरी बीजेपी लगातार जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए और विपक्षी एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं एनडीए गठबंधन की तमाम चुनावी रैलियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम और तेलंगाना के आदिलाबाद और निजामाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जगन रेड्डी के शासनकाल में आंध्र प्रदेश की विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई। अमित शाह ने जगन रेड्डी के शासनकाल को तेलुगु भाषा के अस्तित्व के लिए खतरा बताया। जगन जी की जो सरकार है वो तेलुगु भाषा को समाप्त कर प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी लाना चाहती है। जगन जी की सरकार ने अपने करप्शन से पोलावरम प्रोजेक्ट को लगभग डिरेल कर दिया है। इस बीच भुवनेश्वर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। इस मौके पर महिला उत्पीड़न में ओडिशा नंबर 1 बताते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि महिला उत्पीड़न में दुष्कर्म हत्या में बीजू जनता दल के नेता भी शामिल हैं। आज खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, खेत बगैर पानी के हैं और ये 35% हमारा इरिगेटेड लैंड है। दिस हैज बीन एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज हो चुका है। उसी तरीके से दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज किसान की आय उड़ीसा की सबसे कम है। लोएस्ट इनकम किसान की है तो कहीं और नहीं, वो उड़ीसा की है। और सबसे ज़्यादा पलायन भी, माइग्रेशन भी अगर हो रहा है वह सबसे ज्यादा उड़ीसा में हो रहा है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस द्वारा पीवी नरसिम्हा राव को उचित सम्मान नहीं देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने उन्हें वो सम्मान कभी नहीं दिया। तेलुगु विड्डा के नाम से इसी आंध्र प्रदेश की धरती पर पैदा हुए, आंध्र प्रदेश की मां के कोख से पैदा हुए पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्हें पूरा सारे देश में सम्मान प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस ने जो सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए नहीं दिया, और उस तेलुगु विड्डा को सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, और भारत रत्न से उन्हें हमने सम्मानित किया है। इंदौर लोकसभा सीट से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। लोकसभा का चुनाव हमेशा नीति का होता है और पार्टी का होता है, और पार्टी के संगठन का होता है और पार्टी के कार्यकर्ता का होता है, लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्शन चल रही थी। उस सीरीज ऑफ एक्शन ने मेरा मन पलटा कि मुझे अपना नामांकन का फॉर्म वापस उठाना चाहिए। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले ही आम आदमी पार्टी को भी झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह समेत कई अन्य आप नेता बीजेपी में शामिल हो गए। और वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी चुनाव प्रचार का काम जोर शोर से चल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें की। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल के सजापुर में जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में उनकी सरकार बनने पर आदिवासियों और मनरेगा मजदूरों को उनका हक दिया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, मैं यहां पर उसका जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा था, देश की रक्षा, देश की उन्नति, देश की एकता, ये हम सबका राष्ट्रीय धर्म है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जिनका पहला अधिकार, जमीन पर पहला अधिकार है। आपको आज यहाँ मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। हमारी सरकार आएगी तो हम 400 रुपए मनरेगा में दे देंगे, और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वहीं दिल्ली में नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा कि भाजपा को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम नौ पीढ़ी के लोग जो हैं आजकल काम की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी को भी अपने काम के बारे में बात करना चाहिए। लोगों के ध्यान के लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। किस प्रकार से भाजपा ने इस प्रकार की हरकतें की हैं कि उनको हक नहीं है करप्शन पे बोलने का। उसका इंटरेस्ट करप्शन ठीक करने में नहीं है, उसका इंटरेस्ट करप्ट को अपनी पार्टी में लाने में है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर संदेश खाली की घटना को पैसे देकर सजाया गया करार दिया। तो वहीं नादिया के कृष्णनगर में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, संदेश खाली बंगाल के लोगों को अपमानित करने के लिए ये किया गया। तो वहीं तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से बीआरएस उम्मीदवार थेगुल्ला पद्मा राव ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सेना के अपमान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। 1962, 1965 और 1971 के युद्धों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने चुनाव जीतने के लिए युद्ध किए? क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि
कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो इधर से उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक थी। त्यागपत्र देने के बाद राधिका खेड़ा ने कहा कि उन्हें अयोध्या में रामलला के दर्शन की वजह से पार्टी के अंदर प्रताड़ित किया गया। राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर कटाक्ष करते हुए राधिका खेड़ा ने कहा कि हां, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और वही अब मैं कर रही हूं। श्री अयोध्या धाम रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं रामलला के दर्शन कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं रामलला के दर्शन करते आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं को न्याय नहीं मिलता। कांग्रेस के अंदर अन्याय ही अन्याय नजर आता है। जब उनके वर्षों से काम करने वाले उनके अपने कार्यकर्ता राधिका खेड़ा जी के साथ अगर ये होता है, अगर भगवान राम के दर्शन करने भी भारी पड़ते, महंगे पड़ते हैं, और इससे पहले भी अनेक ऐसी उनकी महिला नेत्रियों के साथ जो बार बार शिकायतें भी लगी, उसके बावजूद उनको न्याय नहीं मिला, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर न्याय बेटियों को नहीं मिलता है। और कुछ लोग कहते थे महिला हूं, महिला के लिए लड़ सकती हूं, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी न्याय नहीं दिला सकी, यहां तक कि वो अपने लिए भी टिकट नहीं पा सकी। और वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के भाजपा में शामिल होने से राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ गई है। इससे जहां एक तरफ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वहीं भाजपा में उत्साह है। वहीं अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि वो हमेशा बीजेपी में ही रहेंगे और देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। क्या कुछ कहना है उनका, इस पर उनसे बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। राष्ट्र बनाना है तो बड़ी पार्टी को मजबूत करना होगा। अब बीजेपी को कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि 25 मई को चुनाव है यहाँ पर भी लोकसभा के लिए। लवली जी, अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है कि आप कहाँ पे हैं, अब कैसे काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से जब एक सदस्यता एक दल की ग्रहण की है, और वो भी उस दल की जो न केवल देश भर में बल्कि विश्व में सबसे बड़ा हो, तो उसमें जो भी हम लोग जिस भी लायक हैं, जो योगदान दे सकते हैं वो देंगे। और खाली मैं नहीं दूंगा, हमारे तमाम साथी। और अभी तो कल हमने कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, अभी बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी ऐसे हैं जो जल्द आप देखेंगे कि ज्वाइन करेंगे। और हम सब लोग मिलके जो है ना केवल दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जो जो योगदान दे सकते हैं वो देंगे। एक सिलसिला चल पड़ा है कांग्रेस के लिए, फिर से बिखरी बिखरी दिखाई दे रही है कांग्रेस। तो आप लोगों ने देखा है कि मैंने लास्ट संडे को रिज़ाइन दिया था और ऑलमोस्ट आज संडे ही हो गया, वीक हो गया। तो एक हफ्ते में जब अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की फुर्सत नहीं है, वो दिल्ली के लोगों से कैसे बात करेंगे? और सब लोगों ने हमने सोच समझ के ये फैसला लिया है और हमने कहा एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करें जो इस देश को मजबूत करने का, देश को सशक्त नेतृत्व देने का काम कर रही है। और दिल्ली में तो चुनाव खत्म ही हो गए और दिल्ली में जो है अलायंस नाम की अब कोई चीज़ रह नहीं गई है। वो नेताओं का अलायंस हो सकता है, उम्मीदवारों का अलायंस हो सकता है, लेकिन ज़मीन पे अलायंस कहीं नहीं है। और मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है, ऑलरेडी बीजेपी बहुत मजबूत है, तो मुझे लगता है कि 7-0 से दिल्ली में बीजेपी जीतेगी। जो भी बचा अलायंस है उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे उनकी कैंपेन करेंगे? देखिए, चाहे मैं अब बीजेपी में हूँ, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मेरा उनसे अच्छा रिश्ता रहा है और अच्छे इंसान है, लेकिन उनके लिए तकलीफ तो है ही है। पंजाब में कहेंगे केजरीवाल चोर है, यहाँ कहेंगे गलत अरेस्ट कर लिया, तो अब तो ये उनको तय करना है कि कहाँ क्या बोलना है। लेकिन जो दो कैंडिडेट हैं जिनको लेकर के खासी नाराजगी थी, उदित राज और कन्हैया कुमार, क्या भारत उनको एक्सेप्ट करेगा, दिल्ली उनको एक्सेप्ट करेगी? देखो, प्रॉब्लम एज अ इंडिविजुअल नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या रह गई है।
कांग्रेस वो थी जिसके अंदर ये कैसेट बजती थी कि इंदिरा जी ने कहा कि मैं खून का कतरा कतरा इस देश के लिए लगा दूंगी। कतरा कतरा से आप टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गए हैं। तो ये किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये पूरी आइडियोलॉजिकल पार्टी की शिफ्ट की बात है। और इसी से जो है ज़्यादातर कांग्रेस का जो कैडर है और कांग्रेस के लोग हैं वो दुखी हैं, इसीलिए आप ये सब देख रहे हैं। अब क्या ये सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी कि आप आगे तक काम करेंगे पार्टी के? 2017 में मैं गुस्से से गया था और मैंने अभी आपको आइडियोलॉजी की बात की और मैंने आगे कहा कि मैं आइडियोलॉजिकल मिसफिट था बीजेपी में। तो अब तो आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। देशभक्ति की बात कांग्रेस करती थी, देशभक्ति की बात अब बीजेपी कर रही है। अब अगर कोई राष्ट्रभक्ति की बात करे तो लोग कहने लग जाते हैं ये बीजेपी वाला है। पहले लोग कहते थे कि देशभक्ति की जो बात कर रहा है वो कांग्रेस वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक आ गए, इसलिए अब आइडियोलॉजिकल मिसफिट नहीं हूँ और इस बार सोच समझ के सबसे सलाह करके साथियों समेत आया हूँ। तो अब ताउम्र जो है यहाँ निभाएंगे, यहाँ मजबूती से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो इस बार क्लियर है कि पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ आगे तक जाएंगे और जितना भी सशक्त होने की जरूरत होगी राष्ट्र को सशक्त करेंगे। कैमरा एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ 10। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने बहुजन समाज पार्टी में वो शामिल हो गए। राजकुमार आनंद नई दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, कल नामांकन दाखिल करने भी जाएंगे और इस सीट से पहले बीएसपी ने सत्यप्रकाश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया था, जो नामांकन दाखिल भी कर चुके थे, मगर अब वो अपना नामांकन वापस लेंगे और उनकी जगह राजकुमार आनंद चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर 7 मई को होने वाले मतदान के प्रचार का शोर आज शाम थम गया। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंकी और इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। तीसरे चरण के प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संपत्ति सर्वे, विरासत टैक्स, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आरक्षण, विकसित भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के अलावा भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दों पर जोरदार तकरार देखने को मिली। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन 93 सीटों पर मतदान होना है उनमें सूरत को छोड़कर गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं। सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। वहीं तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी मतदान होगा। साथ ही बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटें, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की 2 सीट, गोवा की 2 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण की 93 सीटों में 10 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। तीसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, राजकोट से परषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से डॉक्टर बनसुख मांडविया, उत्तरी गोवा से श्रीपद येसो नाइक चुनावी मैदान में हैं। वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, बेलगाम से जगदीश शेट्टार और हावेरी से बसवराज बोम्मई भी किस्मत आजमा रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे, बारामती से सुप्रिया सुले, मैनपुरी से डिम्पल यादव, शिमोगी से BY राघवेंद्र जैसे दिग्गज के नाम भी शामिल हैं, जिनकी किस्मत तीसरे चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। तीसरे चरण की इन्हीं 93 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। 93 सीटों में से भाजपा को 71 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना को 4-4 सीटें मिली थीं। एनसीपी और जेडीयू को 3-3, टीएमसी और सपा को 2-2 सीट मिली थी और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें आई थीं। बसपा, आरजेडी और सीपीआईएम तीसरे चरण में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से किस्मत आजमा रहे 8 उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहां दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद मतदान को स्थगित कर तीसरे चरण में कर दिया गया। वहीं चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान होने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सीट पर मतदान छठे चरण के तहत 25 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। जनादेश डेस्क,
डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओडिशा के संबलपुर में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन को संबोधित किया। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में दुनिया चिंतित थी, लेकिन आज भारत ही एक ऐसा देश है जो वापस 7% की ग्रोथ रेट पर आया है। 10 साल पहले भारत की इकोनॉमी के बारे में दुनिया चिंतित थी। हमारे बारे में कहा जाता था कि दुनिया में फ्रजाइल 5 इकोनॉमी, जो नाजुक 5 हैं, जो पता नहीं आज कल परसों ये कभी भी लुढ़क सकती, ये हमारी स्थिति थी। आज जो है वही लोग कहते हैं कि भारत टॉप 5 इकोनॉमीज में है और अगले कुछ दिनों में टॉप 3 में पहुंच जाएगा। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो कोविड के बाद उनकी रिकवरी नहीं हुई। बड़े इकोनॉमीज में हम ही एक लोग हैं जो फिर से 7% ग्रोथ रेट पे आए। रविवार को राजधानी दिल्ली में दिल्ली तमिल संगमम का आयोजन किया गया। दिल्ली प्रदेश भाजपा की ओर से तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में भारी संख्या में दिल्ली में रहने वाले तमिलनाडु के लोग शामिल हुए। और वहीं इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर तमिलनाडु प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई शामिल हुए और इस मौके पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान तमिल के पारंपरिक नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां भी दी गईं। दिल्ली तमिल संगमम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये भारत की सनातन संस्कृति का उदाहरण है कि सोमनाथ का जल रामेश्वरम में महादेव को चढ़ाया जाता है और तमिलनाडु में प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई सनातन संस्कृति के सच्चे संवाहक हैं। ये भाजपा का सौभाग्य है। वहीं दिल्ली तमिल संगमम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भारत की संस्कृति का मूल मंत्र है सनातन, जो दिल्ली तमिल संगमम में भी नजर आ रहा है। अन्ना, आपका स्वागत है। आपकी मौजूदगी यहाँ पर ये बता देती है कि आप सनातन संस्कृति के ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने जब अपना राजनीतिक सफर तय करा तो उन्होंने स्वार्थ को नहीं चुना, तमिलनाडु में रूलिंग डीएमके को नहीं चुना, बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा को चुना, राष्ट्र सर्वोपरि को चुना, सेवा परमो धर्मो को चुना और इसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा कि जब आप कांवड़ियां की आप यात्रा करते हैं तो सोमनाथ का जल ले जाकर रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। ये भारत जो हमारा देश है, इतनी संस्कृतियों का देश है, इतना विशाल है और हर संस्कृति का मूल मंत्र जो है वो एक ही है और वो है सनातन। जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो उससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी रामेश्वरम गए थे, वहाँ पूजा अर्चना की थी, उस पवित्र जल से अपने आप को भी उन्होंने अभिषेक किया। उसके बाद उन्होंने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तरफ कदम बढ़ाया। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और विधानसभा में विरोधी पक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार का एक बड़ा दावा सामने आया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे को गोली किसी आतंकी की नहीं लगी थी, बल्कि एक पुलिस अधिकारी की थी। कांग्रेस के इस बयान के बाद सियासत काफी गर्मा गई है। मुंबई के साथ साथ पूरे देश के लिए एक काले अध्याय के रूप में दर्ज 26/11 की घटना पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार के एक बयान से राज्य की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में भी हंगामा मचा हुआ है। विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते के पूर्व प्रमुख आईपीएस हेमंत करकरे को 2008 के मुंबई हमलों के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं मारा था। उन्होंने कहा है कि आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या जिस गोली से हुई वो कसाब या आतंकियों की तरफ से नहीं चली थी, बल्कि एक पुलिस अधिकारी के हथियार से चली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में विशेष सरकारी वकील और मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार उज्जवल निकम ने पूरे तथ्य को दबाया।
उनके इस बयान के बाद से बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी आज जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये उनके असली चेहरे को दिखाता है कि मोदी विरोध में और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आज कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया है और इसीलिए पाकिस्तान लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर रहा है, ये आज स्पष्ट है। एज अ कंट्री वी मस्ट स्टैंड टुगेदर व्हेन देयर इज अ टेरर अटैक ऑन इंडियन सॉइल। दिस शुड नॉट लीड टू अपीजमेंट, दिस शुड नॉट लीड टू डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजन। We should speak in one voice. It's extremely shameful. I am ashamed that as an Indian, that a responsible leader from an opposition party is making this statement for the second time from the same party. वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एलओपी विजय वडेट्टीवार ने 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट देकर ये बात साबित कर दी। उनके मुताबिक शहीद हेमंत करकरे जी पर कसाब ने गोली नहीं चलाई थी। क्या आतंकियों का पक्ष लेते समय कांग्रेस को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आज पूरे देश को ये भी पता चल गया है कि क्यों कांग्रेस और शहजादे की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही है। वहीं कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने भी कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह बयान बिल्कुल अशोभनीय है। The statements made by the senior leader Shri Vijay Vadatthivar ji, who is also the leader of the opposition in the Maharashtra Assembly, is absolutely unbecoming of somebody who holds that position and should be condemned. And I request all the opposition parties to put pressure on him and take back that statement. आपको बता दें कि 26/11 के हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता अलंकरण अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। 26/11 मुंबई हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकवादी कसाब को फांसी देने तक सरकार की ओर से उज्जवल निकम ने ही केस लड़ा था। निकम को बीजेपी ने मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां से कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नेता के बयान से विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा आक्रामक हो गई है और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और उसके चेहरे से नकाब भी उतरता चला गया। कांग्रेस पार्टी, उनके नेता, महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और आगे मैं अपने आप जोड़ दूं कि उसके चेहरे पर से नकाब भी उतरता चला गया। जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने बेहद विवादित बयान दिया। चन्नी ने इस आतंकी हमले को स्टंटबाजी बताया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान की आलोचना की जा रही है। चन्नी के इस बयान को सैनिकों का अपमान बताया जा रहा है। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इतनी ओछी राजनीति के लिए जवाब देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और ये भी दिखता है कि कांग्रेस इसके राज्य में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइज चीन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया। पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थीवू आइलैंड दे दिया और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और डोकलाम के समय
हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमेट्स के साथ रहते हैं। ये कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अपहरण मामले में कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एसडी रेवन्ना को 4 दिन की एसआईटी हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है। इससे पहले एसडी रेवन्ना ने बेंगलुरु की एक अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। शनिवार को एसआईटी ने एसडी रेवन्ना को अपहरण मामले में गिरफ्तार किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस पार्टी के प्रेम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान देश में चल रहे लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो लोकसभा के चुनाव को प्रभावित कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पाक अधिकृत कश्मीर पर कहा कि पीओके को बलपूर्वक कब्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां के लोग अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं। पीओके के लोगों को कश्मीर में हुआ विकास दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीन पर हालात में तेजी से सुधार हुआ है और एक समय आएगा जब वहां पर अफस्पा की कोई जरूरत नहीं होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी जल्द कराए जाएंगे, लेकिन इसके लिए समय सीमा बताना अभी संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां रोकनी चाहिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पाकिस्तान भारत को अव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है और हम पाकिस्तान को कभी ऐसा करने नहीं देंगे। वहीं चीन के साथ रिश्तों पर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और चीन भी बातचीत को लेकर आश्वस्त है, इसलिए वो भी भारत के साथ बातचीत कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन से लगी सीमा पर भारत तेजी से आधारभूत संरचनाओं का विकास कर रहा है ताकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेना की बहादुरी और शौर्य पर ही सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन की राहुल गांधी की प्रशंसा को गंभीर चिंता का विषय करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे देश से अपने नेता के प्रति गहरे प्रेम को स्पष्ट करना चाहिए जिसने हमेशा भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पाकिस्तान के प्रति अगाध प्रेम का क्या कारण है, जबकि पाकिस्तान हमेशा से भारत को अव्यवस्थित करने की कोशिश करता है। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान देश में हो रहे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कोई हस्तक्षेप कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ उत्तराखंड के आदि कैलाश मंदिर के कपाट भी खुल जाएंगे। आदि कैलाश मंदिर राज्य के पिथौरागढ़ जिले के चीन सीमा से सटे इलाके में स्थित है। 10 मई को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और इस विधान के लिए पुजारियों समेत कुटी गांव के लोगों ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। दरअसल हर साल सर्दियों में बर्फबारी के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद गर्मियों में धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कपाट खोलने के बाद श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर सकेंगे। बीते वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी उत्तराखंड यात्रा के दौरान मंदिर में दर्शन किए थे। इसके बाद से लोगों का आदि कैलाश के प्रति रुझान और भी बढ़ा है। 5 तारीख को हमारे चारों तरफ दर्शों लगाएंगे। दर्शों का मतलब झंडा लगाएंगे, पूजा पाठ विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि चारों तरफ लगाने से क्या होता है कि सबका रख रखाव, ठीक है, देख रेख, सबका कुशल मंगल, उसके लिए लगाते हैं हम लोग। इस पूजा होने के बाद 10 तारीख को ज्वालिंगों का कपाट खुलेगा आदि कैलाश का, जिसमें विधि विधान से पूजा पाठ होगी। सारे गांव जाकर वहां पे 10 तारीख को खोला जाएगा। उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री आने के बाद, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी यात्राएं बढ़ गई हैं।
और वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी बढ़ती जा रही है। आज कई जगहों पर लू की स्थिति रही। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में लू चली। झारखंड और ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में भी हीट वेव की स्थिति रही। पश्चिम बंगाल के गंगीय तटवर्ती क्षेत्र, असम और मेघालय में 6 मई को अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा और प्रचंड आंधी आने की आशंका है। विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, आंतरिक कर्नाटक और बिहार में 6 मई को अलग अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना है। राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों में 8 और 9 मई को लू चलने की आशंका है। देश के कुछ इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ओडिशा में पिछले 2 सप्ताह से भीषण गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भुवनेश्वर और कटक जैसे शहर अभी भी लू की चपेट में हैं। राज्य ने अब तक आधिकारिक तौर पर लू से 2 की मौत की पुष्टि की है। वहीं स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है और छात्र ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। सरकार ने सुबह 11 बजे के बाद मजदूरों के खुले में काम करने पर रोक लगा दी है। अनुमान है कि 7 मई से अधिकांश स्थानों पर हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। आगामी हज यात्रा की तैयारियां जो हैं उसका जायजा लेने के लिए रियाद में भारतीय दूतावास में कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामले के सचिव मुक्तेश परदेशी ने जिद्दा में उप हज मंत्री डॉक्टर अब्दुल फतेह बिन सुलेमान मशाद के साथ एक बैठक की। रियाद में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। दूतावास ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सचिव मुक्तेश परदेशी ने भारतीय तीर्थयात्रियों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी हज की तैयारियों की समीक्षा की। रियाद में भारतीय दूतावास ने एक दूसरे एक्स पोस्ट में लिखा कि हज तैयारियों की समीक्षा के हिस्से के रूप में सचिव मुक्तेश परदेशी ने आज जद्दोजहद हज टर्मिनल का दौरा किया और आगामी हज यात्रा में भारतीय तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान की सुव्यवस्था करने के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत की। इस्कॉन भारत के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आज निधन हो गया। बीमारी के चलते बीते 3 दिनों से वे देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया। राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। श्री कृष्ण के प्रति अपनी महान भक्ति और इस्कॉन के माध्यम से मानवता की सेवा के साथ उन्होंने हमें दिखाया कि भगवद गीता के पाठों को अभ्यास में कैसे लाया जाए। उनका जीवन और विरासत दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनके भक्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। और प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर लिखा कि श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक श्रद्धेय आध्यात्मिक प्रतीक थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट भक्ति और इस्कॉन के माध्यम से उनकी अथक सेवा के लिए उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिया जाता था। उनकी शिक्षाओं में दूसरों के प्रति भक्ति, दया और सेवा के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने इस्कॉन के सामुदायिक सेवा प्रयासों का विस्तार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों की सेवा जैसे क्षेत्रों में। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी भक्तों के साथ हैं। ओम शांति। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए दुनिया भर की नामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की काफी तारीफ की है। कई रेटिंग एजेंसियों ने तो भारत के जीडीपी ग्रोथ के अपने पहले के अनुमान में बदलाव करके उसे बढ़ा दिया है। दिग्गज निवेशक और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ वॉरेन बफे भारत की निवेश की संभावनाओं को लेकर काफी उत्साहित है। बफे ने कंपनी की सालाना बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत में अवसरों की भरमार है। बफे ने कहा कि भारत में निवेश के लिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अब तक तलाशा नहीं गया है या फिर उन पर ध्यान नहीं दिया गया। बफे ने कहा कि भारत जैसे देश में निवेश के काफी मौके हैं। अब हमें दुनिया भर में अपनी कंपनी का विस्तार करना है। जापान में हमारा निवेश का अनुभव काफी अच्छा रहा। ऐसे मैं कह सकता हूं कि भारत जैसे निवेश के कुछ अच्छे अवसर हो सकते हैं जिन पर अभी ध्यान ही नहीं दिया गया है। वहीं वॉरेन बफे ने संकेत भी दिया है कि बर्कशायर हैथवे भारत में निवेश कर सकती है। उन्होंने कहा है कि भारत जैसे देश में अवसरों को तलाशने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन भारत में निवेश के बारे में फैसला बर्कशायर का नया मैनेजमेंट करेगा। बफे ने कहा, हम देखेंगे कि अगला मैनेजमेंट बर्कशायर के लिए क्या नया करता है और इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा।
अरबपति निवेशक वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे ने करीब 6 साल पहले पेटीएम में 2200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस डील में बफे को पेटीएम में 2.6% हिस्सेदारी मिली थी, लेकिन यह बफे के लिए घाटे का सौदा रहा। उन्होंने पिछले साल पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है उसे बेच दिया था। बर्कशायर हैथवे कंपनी कई क्षेत्रों के उद्योगों का या तो उसे खरीदती है या फिर उसमें निवेश करके हिस्सेदारी लेती है। वॉरेन बफे को दुनिया भर में कई दिग्गज निवेशक अपना रोल मॉडल मानते हैं। महान विद्वान, उपन्यासकार और नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बंगाल एसोसिएशन, साहित्य अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा रंगारंग आयोजन किया गया। इस मौके पर रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य, उपन्यास, नाटक और संगीत से जुड़ी प्रस्तुति देकर कलाकारों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्यामली नदी भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती दिल्ली के साहित्य अकादमी परिसर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर बच्चों से लेकर हर उम्र के कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति देकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुर, संगीत और नृत्य का सुंदर समन्वय कलाकारों की प्रस्तुति में देखने को मिला। एक के बाद एक गुरु रविंद्रनाथ के जीवन वृत्त और कृति पर केंद्रित प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नन्हे कलाकारों ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा मशहूर नाटक अमल उदोईवाला के माध्यम से सामाजिक संदेश दिया, तो वहीं संस्कृति की सौंधी महक से स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम को महकाया। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश में भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया जाता है और उनकी जयंती मनाई जाती है। Tagore's philosophy will encourage people to become more humanist, more secular, and more non-communal and बहुत loving and caring person. बच्चों को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के आदर्शों से जोड़ने के लिए आयोजकों ने गुरु रविंद्रनाथ के पोर्ट्रेट मेकिंग का नया आयाम जोड़ा। प्रभात फेरी के साथ शुरू हुए रंग बिरंगे इस आयोजन में साहित्य, कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला, जिसमें 250 से ज्यादा कलाकारों ने 100 से ज्यादा प्रस्तुतियां देकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। डीडी न्यूज के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश के अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। इंदौर लोकसभा सीट से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद अक्षय कांति बम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। अक्षय बम ने कहा पार्टी से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा था और उनका जनसंपर्क बार बार रद्द किया जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब पार्टी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक थी। त्यागपत्र देने के बाद राधिका खेड़ा ने कहा कि उन्हें अयोध्या में रामलला के दर्शन की वजह से पार्टी के अंदर प्रताड़ित किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान को लेकर विवाद जारी है। इस मामले में सपा के बहुत से कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मैनपुरी के करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लगाया। देश का रक्षा निर्यात तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह चमत्कारिक लगने वाला लक्ष्य हासिल किया है। इस दिशा में सिर्फ एक वित्त वर्ष में 32.5% का उछाल आया है। गुजरात पुलिस ने आतंकी साजिश के आरोप में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि पकड़ा गया मौलवी भाजपा नेताओं और 3 हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर शनिवार को हुए आतंकी हमले के मद्देनजर पुंछ जिले में भारतीय सेना के जवानों द्वारा कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। डीआईजी, एसएसपी, जीओसी समेत अन्य अधिकारी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पुंछ के कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये आत्मसमर्पण लोन वर्राटू यानी कि नक्सली पुनर्वास योजना के अंतर्गत हुआ है। माओवादियों का ये आत्मसमर्पण पुलिस की अपील का असर है। इन माओवादियों ने हिंसा की राह को छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में अपना विश्वास जताया है। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में रन फॉर वोट मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में एक मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जोर शोर से भाग लिया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिले बलरामपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए घर घर जाकर साल के पत्ते और पीले चावल बांट रही हैं। भारत और भूटान के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में समीक्षा बैठक हुई है। बता दें कि यह बैठक भूटान के शहर फुएनचोलिंग और भारत के शहर जयगांव की सीमा पर सीमा पार व्यापार के लिए बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए की गई। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसमें 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने के लिए मुख्य सेवक 10 मई तक यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 250 सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और जापान की विदेश मंत्री खामिखावा योको नेपाल के उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के निमंत्रण पर रविवार को आधिकारिक दौरे पर नेपाल पहुंची। विदेश सेवा सचिव सेवा लम्सल ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जापानी मंत्री का स्वागत किया। खामिखावा योको की ये पहली नेपाल की यात्रा है। जापानी मंत्री ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में नेपाल जापान संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। उन्होंने यूनेस्को विरासत स्थल काठमांडू दरबार स्क्वायर का दौरा किया। जापान महिला शांति और सुरक्षा पर नेपाल के साथ सहयोग करना चाहता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।